अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और ब्रेकफास्ट भी कर चुके होंगे। कल मैंने खबर पढ़ी भाई कि शहरी इक़्तिदार में और रावलपिंडी में खूब बारिश होगी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, लेकिन नहीं भाई, पूरी रात वेट करती रही, बारिश नहीं हुई। मैं हूँ आकाशा यासीन और मेरे साथ हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर है और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सुबह खैर आप सब देखने वालों को एक नई सुबह आपको मुबारक हो। ज़बरदस्त मौसम है भाई, और आपको पता भी है कि आकाशा ने बारिश का जिक्र किया, और जो हम इस हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हमारे साथ हम हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी बहाने अच्छी अच्छी बारिशें लेके आती हैं, आपको दिखाई भी दे रही होंगी। इतना पानी तो है हमारे साथ, तो मेरे ख्याल में आकाशा ने पानी है। हाँ। लेकिन एक होता है ना भाई, आज रात को बारिश होने वाली, शाम को ऐसी हवाएं चलेंगी भाई, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, लेकिन वो बारिश कल दिन के तकरीबन 2-3 बजे मुझे ये ऐसा लगा कि शायद बारिश हो जाएगी, लेकिन क्योंकि कल गर्मी का जोर, हाँ, हो रहा था जैसे बारिश हो, लेकिन कल गर्मी का जोर इस कदर था कि गर्मी कह रही थी भाई हम ही हमें, हम कह रहे थे हम ही हमें, लेकिन गर्मी कह रही थी नहीं आप हमसे जीत नहीं सकते। इसकी मेरे ख्याल में ये वजह थी कि काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई और हद से ज़्यादा है। और आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह जून जुलाई की निस्बत जो आज अगस्त है, अगस्त में शदीद किस्म का हादसा और काफ़ी अच्छी गर्मी भी थी जो देखने को मिली, और काफ़ी लोगों के पसीने भी छूट रहे थे। हाँ। लेकिन क्या किया जाए, लेकिन इंसान को हमेशा हर मौसम में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, लेकिन सुबह सवेरे उठा जाए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर आपका अच्छे दिन गुजरे, और चाहे गर्मी हो या चाहे सर्दी हो, उसका आप अच्छी तरीके से उसका मुकाबला कर सकें, तो आपको मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम उठना ज़रूरी है। और बिल्कुल आपकी वजह से तो पसीने आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों को देखकर बहुत ज़्यादा पसीने, हाँ बिल्कुल, जैसे अपोजिशन जब आते हैं इमरान खान को देखकर बहुत ज़्यादा पसीने छूट जाते हैं, और उसके अलावा समटाइम ऐसा भी होता है कि वज़ीर आज़म साहब भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं वो, क्योंकि वो बाकी लोगों को ये बता भी रहे होते हैं कि जनाब बस आपने घबराना नहीं है, लेकिन खान साहब बाज़ खुद भी ये सोचते हैं कि मैंने इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया था कि मेरी कौम जैसे पहले जो गवर्नमेंट्स थी, जो इससे पहले जो जितनी भी हुकूमतें थी, उनके दौर में तो बल्कि ज़बरदस्त थी, लेकिन क्या किया जाए, जब मैं आता हूँ तो मेरी कौम ना उदास हो। बस उनको मैंने यही बताया कि बस अगर आपको जो भी मुसीबत है, जो भी तकलीफ़ है, आपने घबराना नहीं है, बस खुश हो जाना है। हाँ, लेकिन खान साहब मेरे ख्याल में घबराना तो, और मेरे ख्याल में अभी तक तो हम थोड़ा बहुत इस तरफ जा रहे हैं कि घबराएंगे, लेकिन 5वें साल जब लास्ट ईयर होगा तो हम ये कहेंगे हुण सानू घबरान दे, अभी तो कुछ नहीं पता। बिल्कुल वो टाइम भी आने वाला इजाज़। लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में, क्योंकि बहुत कुछ सीख रहे हैं ना, तो फिर टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट हो जाता है। कौन है हमारे साथ बिल्कुल ज़बरदस्त, हमारे साथ बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं, और जब भी हम इनको यहाँ पे अपने इस चैनल में स्टूडियो में बुलाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं, और आप लोगों की ही वजह से। और मैं ये समझता हूँ कि जो कॉलेजेस के, स्कूल के जो आज कल के जो हालात हैं, उनके पेश नज़र बातचीत करने के लिए हमने यहाँ पे अपने स्टूडियो में आज जिनको यहाँ पे मदऊ किया, उनका नाम है मलिक अबरार हुसैन साहब, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है सर? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट किया आपने? जी जी, बस ब्रेकफास्ट कर चुके, अब चाय साथ साथ पिए, इसीलिए आपके लिए हमने चाय भी। सर ब्रेकफास्ट ज़बरदस्त बादशाह वाला आपका ब्रेकफास्ट वाला, हाँ मुझे और लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए बल्कि बादशाह वाला होना चाहिए, और स्पेशली स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, जो लेक्चर प्रोफेसर्स वो होते हैं, उनको मेरे ख्याल में बादशाहों से भी अगर शहनशाह वाला उनको ब्रेकफास्ट अगर कहा जाए तो मेरे ख्याल में कम नहीं होगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बोलना ज़्यादा होता है, बच्चों को ज़्यादा सिखाना होता है, तो अच्छा नाश्ता करना ज़रूरी होता है। समों का ऐसा नहीं होता जब बच्चे अपने लंच वगैरह वहाँ पे ले आ रहे होते हैं, टीचर देख रहे होते हैं, खुशबू से वैसे भूख लगा रही होती है भाई। बस ऐसे तो होता होगा, लेकिन चूँकि टीचर्स भी लंच साथ ले आते होते हैं तो वो कर लेते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में अच्छी कैंटीन्स वगैरह भी होती हैं, तो इसलिए और आपको पता है पिछले 1.5-2 सालों से तो स्कूल्स की टाइमिंग्स भी बहुत शॉर्ट है, तो 11-12 बजे तक छुट्टी हो जाती है, तो नाश्ता अगर आप 8 बजे तक अच्छा करके आ जाते हैं तो 3-4 घंटे इजीली आप गुजार लेते हैं। और स्कूल की कैंटीन के बारे में सर ने बात की, ज़बरदस्त बात की, लेकिन कुछ स्कूल कॉलेजेस ऐसे भी हैं कि जिनकी कैंटीन को बिल्कुल बैन कर दिया गया था लास्ट में। आज डोंट नो आज की मेरे खुली हुई हैं, लेकिन उनका क्या वो जो खाना वगैरह वो देते हैं आपको, जाहिर सी बात है उनको पहले प्रिंसिपल साहब चेक करते होंगे, आप उनको देखते होंगे, तो उसके बाद में अप्रूव होता होगा, देन फिर जाता है। आदत नहीं है चेक करने की, अब आप आदत मत कहिए, आप तो चेक करते होंगे, आप तो चेक करते होंगे। इजाज़ इन्होंने बात की कि अब लास्ट आई थिंक सो 1 ईयर हो गया है कि हमें मतलब जैसे 12 बजे जो है वो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पहले हमारे वक्तों में क्या होता था, जब 31st होती थी, जो मंथ का लास्ट डे होता था, उस दिन हाफ डे होती थी और ईद हो जाती थी, और अब तो डेली ईद भाई।
अगर पूरे महीने की अगर आपको छुट्टियां हो तो हमें उन छुट्टियों कितना चार नहीं होता था जितना जो हफ्ते का जो महीने का जो लास्ट डे होता था उसकी जो अलग से इंसान की वो चार्मिंग होती थी, उसकी जो एंजॉय करने का जो उसके मोमेंट्स थे बड़ा ही ज़बरदस्त होता था। इसी तरह से है, अब भी बच्चे उसी तरह एंजॉय करते हैं, लेकिन चूंकि टीचर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, स्पेशली जो 2 साल का कोरोना टाइम पीरियड है, इसमें आपको पता है कि बच्चों के टाइम का बहुत हरज हुआ है, तो टीचर को फिर अपने रिजल्ट की पड़ी होती है कि छुट्टियां कम हों और टाइम ज़्यादा मिले और वो बच्चों को ज़्यादा पढ़ा सके। अदरवाइज सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन हुआ, टीचर्स हुए, बच्चे हुए या पेरेंट्स का? पेरेंट्स तो बहुत परेशान है, स्कूल जाओ। देखें, असल में मुस्तकबिल तो बच्चे हैं और बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, वरना मुतासिर तो सबसे ज़्यादा बच्चे ही हुए हैं। तो इसलिए अब मतलब जब स्कूल्स दोबारा खुल गए, आपको पता है मुल्क के एक सूबे में अभी भी तालीमी इदारे नहीं खुले, सूबा सिंध में, और वहाँ पे जो कोविड का जो सूरत हाल है वहाँ में अरूज भी है, वो बता रहे हैं भाई। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 2-2.5 सालों से महकमा तालीमात, मैं जिसे कहूँगा ये महकमा तातीलात बना जा रहा था, तो लोगों ने बड़े इन्जॉय किया इसको। और बल्कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं मुझे कह रहे हैं कि यार पहले बच्चों को क्रेज़ होता था कि हम स्कूल ना जाएँ, इस तरह आजकल हम भी सोच रहे हैं कौन जाए स्कूल में, कौन जाए सुबह कॉलेज में। तो मैंने कहा नहीं, अब मेरे ख्याल में आपको रूटीन पे आ जाना चाहिए। तो जब उन्होंने कहा कि मेरी बेगम ने मुझे बताया कि कल आपके कॉलेजेस हैं और ऑन हो जाएंगे, कल मॉर्निंग में आपने कॉलेज जाना है, तो जब उसने मुझे उठाया कि साहब उठे ना ज़रा कॉलेज मैं क्या जॉब करता था, उन्होंने कहा कि आप कहना कि मतलब मैं भूल ही गया था कि मैं कॉलेज में होता हूँ, क्या कहेंगे। असल में देखें, एक लंबा टाइम बच्चे भी घरों में रहे और टीचर्स भी, तो जब आपकी रूटीन इस तरह से बन जाती है कि आप रेस्ट करते रहते हैं, स्कूल नहीं जाते, तो लामहला आप अपनी रूटीन लाइफ को भूल जाते हैं। तो हमने टीचर्स की निस्बत ज़्यादा बच्चों को देखा कि अब जब उन्होंने रीजॉइन किया स्कूल्स को, तो वो 1 दिन आ रहे हैं, 2 दिन की छुट्टियां, 3 दिन की छुट्टियां, तो उनका वो गैप मुसलसल बढ़ रहा है। दूसरी बात ये है कि ये बच्चों की जो बेस थी एजुकेशन के हवाले से वो बहुत वीक हो गई। अब बच्चों को आप ये समझें कि 2 साल पीछे से लेके चलना पड़ रहा है टीचर्स को, तो ये एक बड़ा कौमी लेवल का इशू बन गया है। और हम सिंध में तो देख रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ने 23 अगस्त से कहा हुआ था तालीमी इदारे खोलने के बारे में, और उन्होंने ताहुक्म सानी दोबारा तालीमी इदारे बंद कर दिए। वो सिंध जो एजुकेशन के मेयार के हवाले से पूरे पाकिस्तान में सबसे पीछे था, पहले ही पीछे था, और तो अभी उनका क्या अब उनका क्या और दूसरी बात है कि सिंध हुकूमत हमेशा से विफाक के जो है इसको क्रिटिसाइज करती नजर आती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो तालीमी इदारे बंद हैं, इस हवाले से जो सिंध हुकूमत है उसको विफाक के मतलब उसकी जितनी भी SOPs है उनको फॉलो करना चाहिए, क्या कहेंगे? देखें, अभी भी वफाक ने, NCOC ने सिंध को कहा था कि वो तालीमी इदारे खोल दे, लेकिन उन्होंने नहीं खोले। और सिंध की एजुकेशनल स्टैंडर्ड का मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। फिर ये जो हमारा यकसा निसाब तालीम है उसको भी सिंध ने रिजेक्ट कर दिया है, और उन्होंने कहा है अब आप ये देखें कि अलमिया ये है कि जहाँ पे पहले ही तालीम की एक फुकदान था, कमी थी, और जो नया तालीमी जो निसाब आया है, जो उन्होंने पूरी वन नेशनल जो करिकुलम सिस्टम है, इसको उन्होंने वरी सोन उन्होंने एकदम से रिजेक्ट कर लिया। इसके ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो ये कहूँगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? अब बुनियादी तौर पे वो हुकूमत एक और पार्टी की है, और बाकी सूबों में हुकूमत जो है मरकज़ समेत PTI की है, तो वो अपोजिशन पार्टी होने के हवाले से उन्होंने सियासी अंदाज में इस सिलसिले को भी लिया। और हमने पहले भी देखा, एक अजीब बात है कि सिंध में आपका पूरा का पूरा एजुकेशनल डिपार्टमेंट पोलिटिसाइज है। वहाँ के जितने भी भर्ती शुदा टीचर्स हैं पब्लिक सेक्टर के, वो सारे सियासी बुनियादों पे भर्ती होते हैं। तो वो गवर्नमेंट्स इलेक्शन ड्यूटीज़ भी इन्हीं टीचर्स से लेती है, वो डिजास्टर्स में भी ये टीचर्स काम करते हैं, कैंपेन्स में भी ये काम करते हैं। तो इसी तरह से है, और मैदान में पीछे भी है। तालीम के हवाले से सिंध बहुत पीछे है, सेहत के हवाले से बहुत पीछे है। थर में आप देखते हैं कि अक्सर बच्चे खुराक की कमी और सेहत की कमज़ोरी की वजह से अक्सर बच्चे मरते हैं। तो वो सिंध दोनों हवालों से बहुत पीछे है। ऐसा नहीं लगता कि पूरा पाकिस्तान एक साइड पे है, जो सिंध है वो एक साइड पे है? बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब इंसान को पॉलिटिसाइज किया जाता है, जब इंसान की अपनी सियासी कुछ ऐसे इंसान को ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करता है इंसान, और वो उस वक्त ये नहीं देखता कि हमारे नेशन का कितना नुकसान हो रहा है, वो ये देखता है कि मेरी जो पार्टी है उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। हम अपना तो भला सोचते हैं, लेकिन अपने नेशन का भला नहीं सोचते। जो वहाँ पर हमारे साथ जो लोग हमारे जुड़े होते हैं
उनके बारे में हमें कुछ भी ख्याल नहीं होता कि वो भूखे मरें, वो जिए, वो सड़ें, वो गलें, वो बीमार हों, कुछ भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, ये एक यंगस्टर हैं और एजुकेटेड हैं, और जब इनकी गवर्नमेंट आएगी और ये एक्टिवली पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं तो ये शोबा तालीम में बेहतरी लाएंगे, चूँकि पढ़े लिखे नौजवान हैं। लेकिन पहले से ज़्यादा मायूसी हुई कि उन्होंने एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया, करप्शन बढ़ गई, तालीमी इदारे बंद हो गए, असातिज़ा बेरोज़गार हो गए। और आपने देखा कि अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे वो उसी तरह से, वो जो बूटी माफिया था उसी तरह से सरगर्म अमल रहा सिंध में, जो कि हम बिलावल से कम से कम इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपने ये भी देखा होगा कि आकाशा और सर के वहाँ पे जो सिंध में जो वडेरा शाही इस कदर है कि उसकी इतनी उसने रूट्स उन्होंने हाई कर ली हैं, जो स्कूल्स हैं तो वहाँ पे उन्होंने भाड़े बनाए हुए हैं। इसी तरह एक साइड के ऊपर एक कमरा उनको दिया हुआ है, बाकी पूरा का पूरा स्कूल उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, उन्होंने वहाँ पे अपने वो जो मवेशी वगैरह वहाँ पे बांधे हुए हैं। आई डोंट नो कि वो लोग क्या समझते हैं, उसका उनका क्या उनका तरीक़ाकार होगा, लेकिन इतनी बात ज़रूर है जिसने सर ने कही कि बिलावल साहब से बड़ी उम्मीदें हैं और स्टिल अ टाइम है। ये अगर अपने दिमाग से, अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके काम करेंगे तो मेरे ख्याल में ये आगे अच्छे सियासतदान बनेंगे। लेकिन आप कोई उम्मीद नहीं है सर, आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं कोई सियासी तजज़ियाकार तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी इसमें सेंस है उसके मुताबिक हमने ये देखा कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने जब हुकूमत आई तो उसके बाद लोकल बॉडीज़ में भी कामयाबी हासिल की और मुसलसल कामयाबियों का दौर इनका चल रहा है। तो अगर सिंध में पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं करती, जो कि अभी तक मायूसी ही है, तो उसमें फिर मुस्तकबिल अच्छा नहीं नज़र आता। लेकिन जहाँ तक आपने ये बात की, और इसी तरह हमारे पंजाब के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो दही एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपने ये देखा होगा कि स्कूल्स ऑफकोर्स वहाँ पे मौजूद हैं, बिल्डिंग्स वहाँ पे हैं, लेकिन जो तालीम का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी हद तक, क्योंकि इससे पहले जो पार्टीज़ इक़्तिदार में रही हैं उन्होंने अपनी मनमानी के तहत उन लोगों को वहाँ पे सिलेक्ट किया है जो इस पाक और सेक्रेट किस्म का जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे नौ नहलों को हम यहाँ पे तैयार करते हैं जो हमारा मुस्तकबिल कहलाता है, इनके लिए इनको ट्रेन करने के लिए ऐसे कुछ अपने लोग, अपने कारिंदे कहूँगा, टीचर्स नहीं कहूँगा, वो वहाँ पे रखे हैं कि जो स्कूल जाते ही नहीं हैं। जैसे जब पे का वक्त आता है वो लोग स्कूल में जाते हैं, पे लेते हैं और बस नाम के वो टीचर्स हैं, आई डोंट नो उनकी वो और क्या एक्टिविटी। पंजाब के दूर दराज इलाकों में भी और सिंध में अमूमी तौर पे हज़ारों की तादाद में गोस्ट स्कूल्स हैं जो कागज़ों में स्कूल्स हैं और अमली तौर पे सिर्फ टीचर्स सैलरीज ले रहे हैं और वो स्कूल्स में नहीं जाते। इनकी तादाद सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में है, हज़ारों में है। अब देखिए तालीमी निज़ाम जो है उसको तो सिंध ने मुस्तरद कर दिया, आप क्या समझते हैं सवाल? देखें, बुनियादी तौर पे जो यकसा निसाब तालीम है, अगर हमने अपने अवाम को एक कौम बनाना है, एक मुल्क बनाना है और शऊर बेदार करना है और एक जैसी सोच परवान चढ़ानी है, तो इस हवाले से हमारा यकसा निसाब और यकसा निज़ाम दोनों होने चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा इक़दाम उठाया, किसी हद तक एक निज़ाम लाए, यकसा निज़ाम तालीम, लेकिन मसाइल उससे शदीद नौइयत के हैं। जैसे हमने सिंध का ज़िक्र किया, जैसे मैंने ये देखा कि एक साल तो हुकूमत खुद भी, हमारे जो लोग थे गवर्नमेंट पार्टी के अरबाब इख्तियार, उन्हें खुद ये नहीं पता था कि यकसा निसाब जो हम ला रहे हैं ये है क्या। बाज़ औक़ात वो ये नारा लगाते कि एक निसाब एक किताब, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी, फिर उन्होंने ये कहा जी कि हम सिर्फ सरकार किताबें प्रिंट करेगी, वो तमाम स्कूल्स को पढ़ाना होंगी। फिर उन्होंने अब प्राइवेट पब्लिशर्स को भी इजाज़त दी कि मॉडल बुक के तहत वो भी किताबें प्रिंट कर लें जैसे वो चाहते हैं। तो इसमें खामियां भी मौजूद हैं और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका तरीक़ेकार कतन मुनासिब नहीं है। एक ही दफ़ा में वो 8 क्लासों में वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो इसमें मसाइल ज़्यादा होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे एक अच्छा इक़दाम है। अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है तो देखें, पीटीआई का जो इंतखाबी नारा भी था यकसा निसाब और यकसा निज़ाम का, वो भी ये था। तो आगे जाके इंशाअल्लाह मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। अबरार साहब, हमारी यहाँ पे रहनुमा ये फरमाइए कि जिस तरह यकसा जो निज़ाम तालीम है, इसमें गवर्नमेंट्स के जितने भी स्कूल्स हैं तो वहाँ पे तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इसकी,
क्या जितने भी आपके जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनकी इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं, क्या सोचें, क्या राय रखते हैं, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखें, पहली बात ये है कि यकसा निज़ाम तालीम नहीं है, ये यकसा निसाब तालीम है। ठीक है। फिर ये यकसा है भी नहीं। गवर्नमेंट ये कहती है सिंगल नेशनल करिकुलम, मैं ये कहता हूँ ना ये सिंगल है ना ये नेशनल है। सिंगल और नेशनल तब होता आपके सारे सूबे, आपका वफाक एक पेज पे होते, और फिर आपने कैम्ब्रिज में A&O लेवल्स की भी इजाज़त दे रखी है मुल्क में, तो फिर ये सिंगल सिलेबस नहीं होगा। आपने A&O लेवल्स और प्री AO लेवल्स के बच्चों को कैम्ब्रिज का ही सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा। तो इस हवाले से ये सिंगल और नेशनल तो नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये बहुत अच्छा इक़दाम है। एक हमारे जब पब्लिक सेक्टर के बच्चे पढ़ेंगे, यकीनन प्राइवेट सेक्टर के बच्चों के लिए भी लाजमी है, और इंशाल्लाह हमने गवर्नमेंट को यकीन दहानी भी करवाई है कि अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं और आप एक जैसा यकसा निसाब ला के एक अच्छी सोच परवान चढ़ाना चाहते हैं, लोगों को मुहब्ब वतन बनाना चाहते हैं, तो देखें वो बच्चे खा पब्लिक सेक्टर के बच्चे हों खा प्राइवेट सेक्टर के बच्चे हों, वो इस मुल्क और कौम के बच्चे हैं। तो देखें ये जो यकसा निसाब है, हमारे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पहले ही इससे बेहतर निसाब पढ़ाया जा रहा है। इससे क्या होगा, हमें एक स्टेप डाउन करना पड़ेगा अपने बच्चों को, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर के बच्चों के लिए एक स्टेप उन्हें ऊपर लाना पड़ेगा। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीक़ेकार है वो गैर मुनासिब है। होता है क्या है, नेचुरल तरीक़ेकार ये होता है कि आप स्टेप वाइज इसको इम्प्लीमेंट करें, यानी पहले प्री स्कूलिंग में आप ले आते, फिर 1-2 क्लासेस में 3-4, फिर 5-6, इस तरह। इन्होंने ये किया कि आपके इनिशियल क्लास प्री 1 3 क्लासें वहाँ पे बनती हैं और पूरा प्राइमरी सेक्शन 8 क्लासों में एक ही साल में ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो कि वो बच्चे जो उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र होंगे, मैं पूरे मुल्क की पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे उर्दू से इंग्लिश में शिफ्ट होंगे उन्हें बड़े मसाइल होंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उर्दू मीडियम में आएंगे उनको भी बहुत शदीद मसाइल का। में जो यहाँ पे इससे पहले इंग्लिश ही था, तो जो जितनी बुक्स वगैरह होती थी इंग्लिश मीडियम में था, तो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल से वहाँ पे उर्दू मीडियम था। अब क्या वो जो उर्दू मीडियम वाले हैं, जो गवर्नमेंट वाले हैं, वही निसाब जो आपके प्राइवेट जो स्कूल्स हैं यहाँ पे उर्दू मीडियम की शक्ल में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम ख़त्म कर दिया जाएगा? देखें, है इस तरह से कि 3 सब्जेक्ट्स उर्दू में कर दिए गए हैं, जिसमें आपका ये जो हम सोशल स्टडीज़ पढ़ाते थे और जनरल साइंस पढ़ाते थे, ये बुनियादी तौर पे जूनियर क्लास 3 के लेवल तक इनको मालूमात आमा यानी जनरल नॉलेज और इसको उर्दू में कर दिया गया है। हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनके बच्चे क्लास 1 से सोशल स्टडीज़, साइंस, जनरल नॉलेज वगैरह ये इंग्लिश में पढ़ते थे, और ये अच्छा भी तो इवन इस्लामियात भी इसमें इंक्लूड है। तो ये वो बच्चे अब मालूमात आमा के नाम पे 3 क्लास तक ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे और ये उर्दू में हो जाएगा। अब उन बच्चों को जो मुकम्मल इंग्लिश में पढ़ते थे, उर्दू की टर्मिनोलॉजी समझने में उन्हें मुश्किल पेश आएगी। और इसी तरह आप ये देखें कि मैथ्स और साइंस जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स में उर्दू में थी, वो बच्चे एकदम 4th तक बच्चा उर्दू में पढ़ के 5 में वो एकदम इंग्लिश में आ जाएगा, तो उन बच्चों को शदीद नौयत के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल वाले जी, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को। मैं पंजाब के दूर दराज इलाकों की बात करूं, बलोचिस्तान की, KP की, तो स्पेशली उन बच्चों को शदीद मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी। इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ये जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्हें ये चाहिए था कि वो माहिरीन तालीम से राय ले लेते और वो इसको इम्प्लीमेंट एक मरलावार करते, ना कि एकदम उन्होंने 8 क्लासों में इसको नाफिज कर दिया और शदीद नौयत के मसाइल आए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपके सामने रखूँगा, बहुत खूबसूरत बात है, आपने ये बात की कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो अगर वहाँ पे उर्दू में पढ़ रहे थे, अब वहाँ पे इंग्लिश बन जाएगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले थे उनके वहाँ पे उर्दू में वहाँ पे पढ़ना बन जाएगा। सिलेबस एक ही होता, तो जो इंग्लिश वाले थे उसको इंग्लिश में पढ़ते, जो उर्दू वाले थे उसको उर्दू में पढ़ते, चीज़ एक ही होती थी, वो स्टोरी एक होती है, क्वेश्चन एक होती। देखें, अब मैं एक और बात यहाँ पे आपको बताऊँ कि
चूँकि ये गवर्नमेंट का एक इंतखाबी नारा था तो उन्होंने बड़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट की और लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या बनने जा रहा है। अदरवाइज़ यकसा निसाब 2006 से लागू है। यकसा निसाब से मुराद ये होती है कि आप एक करिकुलम कमेटी आपकी होती है, कौंसल होती है, और जो किताब पढ़ाई जा रही है वो उससे आपको अप्रूवल लेना पड़ती है। आप पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड की बुक्स तक किसी भी किताब जो आपके पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही हैं वो उठा के देखें तो उसमें बाकायदा सर्टिफिकेट लगाया हुआ होता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फ़लाँ एक्ट के तहत 2006 के तहत मंजूर शुदा है, और यही यकसा होता है कि आपने मंजूरी दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। अब दोबारा किया तो वही जा रहा है। अब 500-600 किताबों की हुकूमत ने इजाज़त दी है मुख्तलिफ प्राइवेट पब्लिशर्स को। ऐसे नहीं है कि हुकूमत जो किताबें प्रिंट करेगी तमाम लोग वही पढ़ाएंगे। होगा ये कि एक सोशल स्टडीज़ एक प्राइवेट पब्लिशर है, सपोज ऑक्सफोर्ड है, वो प्रिंट कर रहा है, एक पाकिस्तान का लोकल पब्लिशर प्रिंट कर रहा है। मेरी मर्ज़ी है मैं उसको चूज़ करूं या ऑक्सफोर्ड को चूज़ करूं। मैं मर्ज़ी है तो गवर्नमेंट ने जो बनाई है उसको चूज़ करूं। तो उस हवाले से 2006 वाली ही बात को ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सिर्फ लोगों के जहन में एक कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दी है। एक और बात, सेम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2017 के तहत कुरान पाक की तालीम उस वक्त से लाजिम है, 2017 जब प्रीवियस गवर्नमेंट थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत कह रही है कि कुरान पाक की तालीम हमने लाजमी कर दी है। तो कुछ नारे होते हैं वो अवाम को भी नहीं पता होता और हमें भी नहीं पता होता, लेकिन हकीकत उनकी कुछ और होती है। और एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूँ कि देखें, ये तो दूसरे लिफाज यूँ कहा जाए कि शेर की वो जो खाल थी उसको चेंज करना, किसी चीज़ के रख देना। लेकिन जो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये अच्छी लगी कि चलो हमने इसको इक्वलाइज़ कर दिया। जो अहदाफ होते हैं बेसिकली जो निसाब तालीम में चेंज करना जो मेन मकसद ही होता है, कुछ ऐसा एडवांस किस्म की जो चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को सिखाई जाती थी, उनके ऊपर टीचर ट्रेन किया जाता था, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ उनको नहीं बताया जा रहा था। आप उसको लेवल को इक्वलाइज़ कर देते, बेशक सिलेबस डिफरेंट भी हो जाता, कोई इतना मैटर नहीं करता था। जो वो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में जाते, जो उर्दू वाले उर्दू में जाते, उनका जो मैटर फॉर एग्जांपल कि अगर 2 and 2 = 4 अगर यहाँ पे कहेंगे तो इट मीन्स कि अगर वो 2 into अगर इसको मतलब अगर एग यहाँ पे एग्जांपल देते थे कि 1 egg एंड अनदर एग = 2, अगर इसको यहाँ पे यूँ कहा जाए इस तरह कि 1 book एंड अनदर 1 book = 2, मगर नाम चेंज कर देते, फिगर्स वही होते, इंग्लिश होती या उर्दू होता, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना था। आपने बहुत अच्छी बात की है। देखें, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि दुनिया भर के माहिरीन तालीम ये कहते हैं कि जो इब्तदाई तालीम है बच्चा अपनी मादरी ज़बान में सबसे अच्छी तरह हासिल करता है। यानी अगर उसकी मदर लैंग्वेज पंजाबी है, अगर पश्तो है, सिंधी है, तो कम से कम क्लास 3 तक की जो उसका निसाब है वो उसकी इब्तदाई मदर टंग उसके लिए यूज़ होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ देखें इन्होंने ये उर्दू को बुनियादी तालीम का सोर्स बनाया। आपके मुल्क के वो बच्चे जो सिंध के बच्चे हैं, जो बलूचिस्तान के बच्चे हैं, जो केपी के बच्चे हैं, वो उर्दू उनके लिए इतनी मुश्किल है जितनी इंग्लिश उनके लिए मुश्किल है। इंग्लिश इतनी मुश्किल, उर्दू ज़्यादा मुश्किल लगती है। जी, शायद ज़्यादा मुश्किल लगती हो। तो जब दुनिया में रिकमेंडेड चीज़ है और दुनिया के मैक्सिमम ममालिक में जो इब्तदाई तालीम है वो उनकी मादरी ज़बान में ही दी जाती है, तो इन खतूत पे भी हुकूमत को सोचना चाहिए था। लेकिन मैं अगेन वही बात दोहराऊँगा कि बाज़ लोग अपने आप को अक्ल कुल समझना शुरू हो जाते हैं और फिर वो धड़ाधड़ फैसले करते चले जाते हैं, उन्हें उनके नुकसान का नहीं पता होता। अब देखिएगा कि ये जो मौजूदा तरीक़ेकार है इसकी जब तफसीलात आपके सामने 2, 3, 4, 5 साल बाद आएंगी तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये थी कि टाइमली ऐसा इसका नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये टाइम ठीक ही नहीं है, मैं ये समझता हूँ। बिकॉज कि 2 साल तो हमने यहाँ पे कोविड के यहाँ पे गुजारे हैं और 2 सालों में जो पहले इंसान जो हमारे बच्चे थे इतना पीछे चले गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक हफ़्ता बच्चा नहीं आता इट मीन कि 1 साल उसके यहाँ पे ज़ाया हो जाता है। तो 1.5 ईयर तो हमारे कोरोना की नज़र हो गया। अब एक नया सिलेबस आया है, इसको वहाँ पे अंडरस्टैंड करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं ये समझता था कि फॉर एग्जांपल कि जो इससे पहले जो एज़ यूजुअल निज़ाम चला जा रहा था, नेक्स्ट ईयर से या नेक्स्ट गवर्नमेंट आती तो वो उनको कोई ऑर्डिनेंस बना देते,
फिर इनके लिए आसानी होती, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा लॉस हुआ बच्चों का, एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत तो उसको वहाँ पे कवर अप हो जाना चाहिए था। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, इसमें जो मेरा ख्याल है उसके मुताबिक इन्हें ये चाहिए था कि इब्तदाई क्लासेस में यकसा निसाब लागू कर देते और इसको मरहलावार स्टेप वाइज अगली क्लासेस में ले आते, तो वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो जाता। चूँकि आपको इस निसाब के लिए, निसाब का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टीचर्स की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। आप एकदम 30 लाख के करीब आपके असातिज़ा हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मिला के, उनकी ट्रेनिंग का आपके पास एहतमाम नहीं है। और मैं पहले एक बात गोश गुजार कर चुका हूँ कि वो टीचर्स जो पॉलिटिकल बेसिस पे आपने भर्ती की हैं, उनको क्या लगे, ट्रेनिंग को क्या लगे? जी बिल्कुल। तो इसलिए इनको मरलावार अप्लाई करना चाहिए था, एकदम इतनी क्लासेस में भी नहीं लाना चाहिए था। इसका नतीजा फिर वो होता है कि आपके मुल्क में अभी तक तकरीबन 17 तालीमी पॉलिसियाँ बनी हैं और हर आने वाली गवर्नमेंट पिछली एजुकेशनल पॉलिसी को डिसॉल्व कर देती है, नए नए चीज़ें सामने आ रही होती हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है कि आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन नताइज उस तरह से आप नहीं करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं और जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारे मुस्तकबिल होते हैं, उनकी ज़िंदगी को आप खेल रहे होते हैं। तो आपको इतना भी एहसास नहीं हो रहा कि जो आप यहाँ पे एक जो गेम चेंजर की आप बात करते हैं, तो वो आपको मतलब आप जितने भी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उसके ऊपर आप खुद मुत्तफिक नहीं होते, तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि जितने स्कूल्स हैं, जितने बच्चे हैं उसको यहाँ पे इजीली इसको अडॉप्ट करेंगे? मुश्किल होता है। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर एक बच्चा पास होता है क्लास 6 से, वो जब क्लास 7th में वहाँ पे प्रमोट होता है, तो देखिए उसके लिए एक नया सिनेरियो होता है, नई बुक्स होते हैं, नई क्लासरूम होते हैं, अब तमाम चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन उसी क्लास में रहते हुए कुछ चीज़ें फिर चेंज हो जाती हैं मिड में आके, उसके लिए तो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। उस होता है यार 6 महीने पहले हमने ये पढ़ा था, अब अगले 6 महीने हमने ये पढ़ना है। अब वो कन्फ्यूजन होगी कि हम वो वाला क्वेश्चन करें या ये वाला करें, उसका माने या ये माने। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, बुनियादी तौर पे ये जो एक बहुत बड़ा इक़दाम है निसाब की तब्दीली और यकसा निसाब लागू करना, इसके लिए इतनी उजलत यानी तेज़ी में काम नहीं करना चाहिए था। इसके लिए टाइम गेनिंग सब्जेक्ट है ये। अभी स्कूल खुले थे, थोड़ा वेट कर लेते भाई। स्कूल्स भी अभी खुले और ज़्यादा क्लासेस में भी इन्होंने शुरू कर दिया। और अगेन वही बात के आपके पंजाब, आपके सिंध, केपी, दूर दराज के इलाकों के बच्चे जिनकी मेंटल लेवल इस तरह से नहीं है कि वो एकदम इंग्लिश मीडियम में आ सकें, तो शदीद मुश्किलात से बचने के लिए इन्हें उजलत से काम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो यकसा निसाब तालीम है पाकिस्तान में कामयाब हो सकेगा? देखें, अगर गवर्नमेंट चाहेगी और कंटिन्यूस रखेगी इस पॉलिसी को और आइंदा आने वाली हुकूमतें साबका हुकूमतों की तरह नहीं करेंगी, तो फिर ये कामयाब होगा और होना चाहिए। चूँकि इसके पीछे लामाला अब से नहीं 2006 से काम किया जा रहा था। 2006 में यकसा निसाब पहली मरतबा जनरल मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया और अब ये जब निसाब तरतीब दिया गया तो जो प्री कैमरेज की क्लासेस हैं O&A लेवल से पहले की, बाकायदा उन कमेटियों को भी ये सिलेबस भेजा गया और उन्होंने भी इस पे अपनी यानी उनके और इस निसाब में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, थोड़ा फ़र्क है। तो इसलिए इसको कामयाब होना चाहिए और हमें अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अपनी गवर्नमेंट के साथ ताउन ज़रूर करना चाहिए, चूँकि मकसद बड़ा है। तो टीचर होने के नाते मैं ये बात कहूँगा कि देखें, अगर हम ये चाहते हैं कि हम कौमी सतह के अहदाफ हासिल करें, हम एक पाकिस्तानी नेशन को बिल्ड करने जा रहे हैं, तो फिर हमें ऐसा काम करना है कि हमारी सोच सही खतूत पर और मुहब्ब वतन होने के नाते परवान चढ़े। बिल्कुल। क्या हम एक हैं? जी बिल्कुल, हम सब एक हैं। तो एक कौम है तो निसाब भी जो है वो एक ही होना चाहिए, और तालीम भी एक ही होनी चाहिए, तालीम भी एक ही होनी चाहिए, और हम सबको एक मिलकर रहना चाहिए। और जो टीचर्स, जिसने सर ने बड़ी प्यारी बात की, आकाशा के कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो पॉलिटिकली बेस के ऊपर यहाँ पे आए हैं, अगर आप गलती से आए गए हैं तो मेरे ख्याल में आपको आके इसका हक अदा करना चाहिए। और क्योंकि आपको अपने घर में बैठे उन छोटे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि देखा ये जाता है कि दूर दर्स जो एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पे स्कूल तो मौजूद होते हैं, टीचर्स भी होते भी हैं, लेकिन वो वहाँ पे उनकी प्रेजेंस नहीं होती। और एक और अलमिया आकाश आपकी निगाह से गुजरा होगा कि समहाउ ये भी देखा जाता है कि जो वहाँ पे जो लोग एम्पावर होती है जिनकी,
तो उनकी जो रिश्तेदार वो स्कूल कॉलेजेस में होती हैं तो वो खुद स्कूल कॉलेजेस जाने की जहमत नहीं करते। वो कहना है अगर मेरी फॉर एग्जांपल के 1.5 लाख मेरी वहाँ पे है तो उन्होंने कोई वहीं पे अपनी जगह कोई और टीचर हायर किया होता है, उसमें से कुछ पोर्शन उसको दे देते हैं और अपने घर में बड़ी एंजॉय करते रहते हैं। बिल्कुल इस तरह की काफ़ी सारी स्टोरियाँ सामने आई हैं रियलिटी में, स्टोरी नहीं रियलिटी में। बिल्कुल जी, हकायक हैं। और स्पेशली ये बलूचिस्तान, सिंध या पंजाब और कश्मीर में भी देखा जाता है जी। बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में ये चीज़ इजीली पॉसिबल होती है, बल्कि बच्चों को पता भी नहीं होता कि ये हमारे टीचर हैं या टीचर की जगह आ रहे हैं। 1 साल पहले तक तो यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जो यकसा तालीमी निज़ाम है वो मुमकिन ही नहीं है, तो 1 साल बाद ऐसा क्या हो गया? वो क्या चिराग को तो नहीं रगड़ा के मतलब अल्लादीन का चिराग आ गया भाई। नहीं देखें, कहने को तो सारी बातें कही जा सकती हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अगर इंटेंशंस आपकी अच्छी हों, मुखलिसाना बुनियादों पे आप काविश करें तो ये बिल्कुल मुमकिन है। और इंशाअल्लाह जब प्राइवेट सेक्टर ने भी पब्लिक सेक्टर के साथ ताउन किया है और कहा है, और हमने यकीन माने कि प्राइम मिनिस्टर को हमने ये लिखा कि अगर वाकई आप चाहते हैं कि एक कौम बने तो पूरा प्राइवेट सेक्टर आपके साथ ताउन करेगा, तो इंशाअल्लाह ये कामयाब होगा। उन्होंने आपको एंगेज किया? नहीं देखे, मैं तो कह चुका हूँ कि बाद लोग अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और ऐसे नहीं है कि जिस तरह करना चाहिए था वो करते हैं। हमने तजावीज़ पेश की थी कि आप इसको मरलावार करें, आप उजलत से काम ना लें, आप एकदम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं तो ऐसे फैसले ना करें कि लोगों को समझ ही ना आए। अब मैं आपको गुजारिश करूँ कि वालिदैन जो हैं वो बड़े कंफ्यूज हैं कि ये क्या होने जा रहा है। तो वो ये समझ रहे हैं कि हुकूमत ने एक किताब बना देनी है, सिंध से लेकर पंजाब तक हर बच्चे ने वही किताब पढ़नी है। तो वो ये कहते हैं कि अब तो जब किताब भी एक होनी है हर स्कूल में तो फिर कहीं पे भी बच्चा वो बच्चे को यहाँ से स्किप कर दिया जाए, जबकि हकीकत ये बिल्कुल नहीं है। और एक और चीज़ सोचा भी यही जाता है कि एक साथ तालीमी निज़ाम है तो बस वही थमा दी जाएगी। तो बात वही कि वहाँ पे जहाँ पे हम 8-8 हज़ार पे 12-12 16-16 हज़ार पे हम पे करते हैं तो यहाँ पे 2-4 रुपये 10-12 रुपये फ़ी आती है हमारे गवर्नमेंट स्कूल के। तो बच्चों को वहाँ पे हम क्यों ना वहाँ पे छोड़ दें और वहाँ पे जो उनके एजुकेशन का सिलसिला क्यों नहीं जारी हो। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है, जो दिखाता है वो आपको और कुछ ऐसी चीज़ें होती जो आपको फुली आपके सामने नहीं रखता भाई। लेकिन एक चीज़ हम आपके सामने ये भी रखेंगे कि जब आप अपने उस स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसके साथ आप बिल्कुल कनेक्टेड रहिए, कंसर्न रहिए, अपने बच्चों को किसी और स्कूल की तरफ बिल्कुल ना जाने दीजिए। बिकॉज कि यहाँ पे जो चेंजेस तो हैं ही हैं, लेकिन स्कूल्स में सिर्फ आपको बुक्स नहीं पढ़ाई जाती हैं, स्कूल्स में जो आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैटर कर रही होती हैं। किसी को यहाँ पे तोते की तरह वो जो लफ्ज़ एकदम से रटा के वो एकदम जैसे बोलना शुरू कर देता है, ये वाली बातें भी नहीं होती। बल्कि स्कूल में जब इंसान की पर्सनालिटी बिल्डिंग हो रही होती है और उसके साथ साथ इंसान के जो दिगर स्किल्स होती हैं उनको भी वहाँ पर एक्टिवेट किया जा रहा होता है। इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखेंगे। सर मुझे ये बताइए कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट में तो ये होता है कि NTS के थ्रू वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट हो रही होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ये देखा जाता है कि काफ़ी, हर किसी की मैं नहीं कह रहा लेकिन मैक्सिमम कि जो गली मोहल्लों के जो स्कूल्स होते हैं तो वहाँ पे जब इस कोविड की वजह से वहाँ पे उनको लॉकडाउन था और स्कूल नहीं ओपन थे, तमाम जो फैकल्टी को छुट्टी दे दी गई, अब आप जाएँ भाई। और जब स्कूल ओपन हो तो उन्होंने न्यू हायरिंग शुरू कर दी। और हायरिंग और फायरिंग का क्या यहाँ पे कुछ म्यार भी है या नहीं है? जो आता है बस उसको वैसे उठा कर रख दिया जाता है। हाँ देखें, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, तकरीबन 2,07,000 तालीमी इदारे थे, कोविड के दौरान 32,000 के करीब मुस्तकिल बुनियादों पे बंद हुए। और उनके बंद होने की रीज़न भी बुनियादी ये थी कि गली मोहल्ले के स्पेशली स्कूल्स को फीसें नहीं आ रही थी और उन स्कूलों के लिए मुमकिन नहीं था कि वो बिल्डिंग्स के किराए देते, बिल देते, सैलरीज देते। तो इसलिए उन्हें टीचर्स को फायर करना पड़ा और फिर उसके बाद उन्होंने नई अपॉइंटमेंट्स की हैं। जहाँ तक क्राइटेरिया है उसमें गुजारिश ये है कि जितना अच्छा स्कूल है या जितना अच्छा उसका फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो इतना ही स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, वो इतनी अच्छे टीचर्स अपॉइंट करते हैं। अब एक स्कूल है सपोज वो 500 मंथली फ़ी चार्ज करता है, तो वो ऐसी टीचर अपॉइंट नहीं कर सकता कि उसे 30,000 फ़ी मंथली सैलरी दे सके। ठीक है जी। अब 500 फ़ी चार्ज करने वाला 10,000 वाली टीचर ही अपॉइंट करेगा। बिल्कुल। ठीक है जी। और अगर एक स्कूल 10,000 फ़ी
लेता है तो वो अच्छी से अच्छी टीचर अपॉइंट कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि आपकी लोकेलिटी काउंट होती है कि अगर आपका स्कूल वज़ीर आला पंजाब के हल्का डेरा गाजी खान में है तो वहाँ तो 300 रुपये आपने फ़ीस चार्ज करनी है और उसी एरिया की बच्ची उन्होंने हायर करनी है जो मैट्रिकुलेट या इंटरमीडिएट होगी, ठीक है जी, और उसकी सैलरी भी फिर उसी हिसाब से होनी है। लेकिन जब आप इस्लामाबाद में टीचर हायर करेंगे और आप 5,000 रुपये फ़ी करेंगे, चार्ज करेंगे बच्चों से, तो फिर आपको 30, 40, 50 हज़ार सैलरी देके अच्छी टीचर हायर करेंगे। आप अखबार में ऐड देंगे, आपके पास 10 टीचर्स आएंगी, उनमें से एक आप सिलेक्ट कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त बात होना भी ऐसा चाहिए कि जो सिलेक्शन का जो मेयार है, जो वहाँ पर तरीक़ाकार है, उसके बिल्कुल हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी हम आपके सामने रखेंगे, जो निसाब तालीम है इसके चेंजेस से मैं ये समझता हूँ फ़र्क तो पड़ेगा, कन्फर्म सी बात है, फ़र्क पड़ेगा। कुछ ऐसे जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें कोई ऐसे भी टीचर्स होंगे कि जिनको इतना आइडिया नहीं था इससे पहले, जो इंग्लिश की जो वहाँ पे बुक्स आएंगी उनको पढ़ाने के लिए, उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि अच्छे अंदाज से उनको पहले ट्रेन किया जाए। जहाँ तक आपने इस निसाब की चेंजिंग की बात की है तो वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग के बारे में कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और जिस तरह जो आपका प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल में क्या वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग का कुछ ऐसा सेशंस होते हैं? अच्छा, प्राइवेट स्कूल्स जो है ना, इसका काफ़ी लेवल्स पे मुहासबा किया जाता है, अकाउंटेबिलिटी होती है बड़ी ज़बरदस्त, चूँकि बहुत बड़ी तादाद में स्कूल्स खुले होते हैं और स्कूल्स चलते कैसे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बिहाफ पे चलते हैं और पेरेंट्स देखते हैं कि अगर उनका बच्चा स्कूल में जा रहा है, यहाँ का मेयार अच्छा नहीं है, तो वो बच्चे को उठा के दूसरे स्कूल में ले जाते हैं। तो कोई प्राइवेट स्कूल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके बच्चे इधर उधर मूव हो जाएं, इसलिए वो इकदाम उठाने की कोशिश करता है कि बच्चे उसके पास से न जाएं और उसका मेयार अच्छा रहे। तो इस हवाले से वो टीचर्स की ट्रेनिंग्स भी करते हैं। और आप देखें, अगर आप पिछले 10 साल कम अज़ कम आप डायरेक्टरेट्स ऑफ एजुकेशन के बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स उठा के देखें तो आपको पोजीशंस प्राइवेट स्कूल्स की मिलेंगी। उसकी रीज़न्स क्वालिटी एजुकेशन है, उसकी रीज़न टीचर्स की हार्ड वर्किंग है, उनकी ट्रेनिंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर अच्छा स्कूल जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर खासा जोर देता है, तब रिजल्ट्स अच्छे बनते हैं। ज़बरदस्त एक चीज़ अगर आपने नोट की होगी, जब यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की जो सेरेमनीज़ होती हैं, जब वहाँ पे उनके रिजल्ट्स की वो जो वहाँ पे एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो ज़बरदस्त वहाँ पे चार्म होता है। और वहाँ पे जो बच्चों को एनकरेज किया जा रहा होता है, जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं और स्पेशली जिन्होंने जो टॉपर्स होते हैं, उनको एक्स्ट्रा किस्म के वहाँ पे इनामात से वहाँ पे नवाजा जाता है। उनके पेरेंट्स को भी समहाउ एंगेज किया जाता है, तमाम लोग वहाँ पे आते हुए और एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल दिया जाता है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं आपको गुजारिश करूँ कि इस हुकूमत से पहले हमेशा हम मुतालबा भी करते आए चले हैं बाज़ फोरम्स पे कि आपको ये जितना भी पब्लिक सेक्टर है एजुकेशन का, उसको भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि मौजूदा गवर्नमेंट का जो एक इंतखाबी नारा था हेल्थ एजुकेशन एंड जस्टिस, यानी तालीम, इंसाफ और सेहत इनका बुनियादी नारा था, तो ये हमने इनके आने के बाद इनसे कुछ तवक्कुआत ज़्यादा भी वाबस्ता रखी। और अभी भी चूंकि इनका टाइम मौजूद है तो मेरे ख्याल में उम्मीद रखनी चाहिए बेहतरी की। और किसी हद तक ये लोग पहले से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो पा रहा है या नहीं, वो एक ट्राई कर रहे हैं, मुसलसल तजर्बा आपके ऊपर किया जा रहा है। अब मैं जब ये बात करता हूँ कि आपको एजुकेशनल सेक्टर प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, उससे मकसद ये नहीं है कि वालिदैन फीसें दें। आपके एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर रियासत का 12,000 रुपया माहाना खर्च होता है। जब मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो मुझे उसकी कोई कदर कीमत ही नहीं है, हालांकि रियासत उस बच्चे के ऊपर 12-13 हज़ार रुपया माहाना खर्च कर रही है। ठीक है, अब अगर वालिदैन के ऊपर लाजिम कर दिया जाए कि आपने बच्चे को पढ़ाना है, मेयारी तालीमी इदारे में पढ़ाना है, उसकी फ़ीस डायरेक्ट रियासत हमारी इदारे पे करें उस स्कूल को, लेकिन उस बच्चे का मेयार एजुकेशन उस तरह हो जैसे जिसका आपने जिक्र किया कि बड़ा अच्छा जी। तो बहुत ज़बरदस्त बात आप कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ पे मैं भी ऐड करूँ कि एक ऐसा स्कूल भी देखने में आया है जो गवर्नमेंट का स्कूल है और वो गर्ल्स मिडिल स्कूल है।
वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 9 या 8 या 9 वहाँ पे टीचर्स हैं और 16 वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। और अब आप देखें कि वो जो सैलरी वहाँ पे जा रही होती है अराउंड, वो मुझे बता रहे थे कि तकरीबन 5.5-6 लाख तक वहाँ पे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, वो जो वहाँ पे टीचर्स होती हैं। इट मीन कि एक बच्चा या एक बच्ची जो उनके वहाँ पर पढ़ता है तकरीबन 35-36 हज़ार में एक पढ़ रहा होता है जी। और उससे बढ़ के सिर्फ सैलरीज के अखराजात नहीं होते हैं, मंथली बिल्स होते हैं, बिल्डिंग के मेंटेनेंस के बड़े अखराजात होते हैं, तो वो इससे भी शायद ज़्यादा पढ़ रहा हो। लेकिन देखें, बहुत अच्छे प्राइवेट तालीमी इदारे की जो फ़ी होती है वो 8,000 से ऊपर नहीं होती, बहुत अच्छे की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर रियासत उससे तकरीबन दुगना एक बच्चे के ऊपर खर्च कर रही है तो ये नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। अब हुकूमत को ये चाहिए कि वो टीचर्स जिनको माशाल्लाह से सरकारी तालीमी इदारों के टीचर्स की बहुत अच्छी सैलरीज हैं, लाख प्लस में भी जा चुकी हैं, फिर मेरात हैं उनकी हेल्थ और उनके रेजिडेंस के, उनके बच्चों के स्कॉलरशिप्स हैं, तो उन टीचर्स की ट्रेनिंग ऐसी हो जानी चाहिए आप कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकें। देखें, ये प्राइवेट सेक्टर ने इतनी ग्रूमिंग क्यों की, 64% ऑफ स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में क्यों चले गए, उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि रियासत डिलीवर नहीं कर पाई। आइन के आर्टिकल 25A के तहत बच्चों को एजुकेट करना रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत उस जिम्मेदारी से बतरीके एहसन ओहदा बरा न हो सकी, जिसकी वजह से ये बच्चे निजी सेक्टर की तरफ ट्रांसफ़र हो गए। और इतने तालीमी इदारे इसलिए बन गए कि लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि सपोज मैंने एक स्कूल बनाया, मैंने देखा कि उस बिल्डिंग में 500 बच्चा आ गया, अब मुझे दूसरे एरिया से बच्चे आ रहे हैं तो मुझे वहाँ पे भी जाके स्कूल बनाना है। अगर वहाँ सरकार का स्कूल अच्छा होता तो मुझे ज़रूरत ना पड़ती। तो अब ये जो हम कहते हैं ना जी कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हो गए और ये हो रहा है वो हो रहा है, उसकी रीज़न ये है कि वालिदैन की डिमांड है जो कि कंफर्म सी बात है, वालिदैन की डिमांड जो कि रियासत पूरी नहीं कर पा रही। और एक और चीज़ अलमिया ये है कि चीज़ जाए कि प्राइवेट स्कूल्स की बाद लोगों के जहन में ये होता है कि ये स्कूल्स नहीं होना चाहिए और कि हमारे अपने बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ में छोड़ना चाहिए। इस बात को नोटिफाई किया जाए कि क्या हम जो हमारी गवर्नमेंट है इतने पैसे वहाँ पे लगा रही है अपने स्कूल्स के ऊपर, तो वो उनको अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? जो वहाँ पे उनके स्टाफ है वो वहाँ पे डिलीवर क्यों नहीं करा? क्या इसके लिए आपने उनको सजेशन दिए? जी, सजेशन दिए और आपके चैनल के थ्रू दोबारा दे देता हूं, एक दफ़ा फिर दे दें। और बड़ी प्रैक्टिकल सजेशन है कि आपके अरबाब इख्तियारात, आपके MNAs, MPAs, सेक्रेटरीज, जजेस, आला ऑफिसर्स की जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनको बैन कर दिया जाए कि उनके बच्चे सिर्फ सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ेंगे। तो मैं देखता हूँ दिन रात में इनमें तब्दीली आ जाएगी और ऐसा मेयार बनेगा कि प्राइवेट सेक्टर को ये पीछे छोड़ जाएंगे। क्योंकि जब इन लोगों के बच्चे उन तालीमी इदारों में पढ़ रहे होंगे तो इनकी सारी तवज्जो उनके मेयार की तरफ होगी। बिल्कुल। अच्छा, तो हमारा मेंटेलिटी लेवल ये बन चुका है कि जो गरीब का बच्चा है वही गवर्नमेंट के स्कूल में इसी तरह से। और इजाज़, आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है? यकीन माने कि हमें जब पता चलता है कि भाई ये बच्चा जो है ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो हमारे माइंड में यही आता है कि भाई इसका बाप अफोर्ड नहीं कर सकता होगा, तभी क्या है कि ये गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ता है। और एक और गुजारिश करूं, माजरत मैंने आपकी बात काट दी, अभी भी जो सरकारी स्कूल्स अच्छे हैं, जैसे इस्लामाबाद में कुछ मॉडल स्कूल्स अच्छे हैं, वहाँ पे लोग बड़ी सिफारिशों के साथ बच्चों को दाखिल करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह यह है कि वहाँ मेयार अच्छा है। जब भी आप अपने तालीमी इदारों का मेयार अच्छा करेंगे तो लोग आएंगे, तो पब्लिक सेक्टर की तरफ लोग जाएंगे। और मुहब्बे वतन होने के नाते देखें, हमारा टारगेट प्राइवेट सेक्टर को चलाना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना है। तो अच्छा पढ़ाने के लिए आप अगर पब्लिक सेक्टर का मेयार अच्छा कर लें तो लामाला हमारे बच्चे वहाँ फ्री में एजुकेशन हासिल करेंगे और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँ, मलिक अबरार हुसैन साहब सदर कॉलेज एसोसिएशन, स्कूल एसोसिएशन हमारे साथ हैं और इन्होंने चैलेंज किया है कि जो भी यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं
और उनका हम उनको एस्टेब्लिश करने के लिए हम भी आपके साथ साथ हैं। जहाँ भी उनको हमारे जो गवर्नमेंटल स्कूल्स के जो हेड्स हैं या जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, आला जिम्मेदारान हैं, उनको उन्होंने ये चैलेंज किया और साथ अपना ऑफर भी दिया है कि हम आपके साथ साथ हैं। और साथ ये भी कहा है कि इनको एस्टैब्लिश करने का सिर्फ एक वन एंड ओनली सोल्यूशन कि अपने बच्चों को जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जितने भी जो हमारे जो आला ओहदेदारान हैं, गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स हैं, अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल से हटा के गवर्नमेंट स्कूल में रखिएगा। जब आप उनको वहाँ पे रखेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको ख्याल आएगा कि गवर्नमेंट स्कूल की इंप्रूवमेंट कितनी ज़रूरी है, इनका स्टैंडर्ड कितना ज़रूरी है। हाँ, कंट्रोल इजाज़ कंट्रोल कंटिन्यूसली बोल बोल के भाई इजाज़ को तो प्यास लग गई है और यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक ताकि हम सब पानी पी सकें। इसी के साथ यहाँ पे वक्त छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीरो सनावल ताउसो रबाब आखिर। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरते फौला। नाप तोल में कमी, रिश्वत का बाजार गरम, जाली पीरों और आमलों की चांदी, तन तनाते डाकू और लूटते चोर, तालीम और सेहत के नाम पर अयारी व मकारी। बस बहुत हो गया, अब होगा पर्दाफाश और होगा फैसला यहीं पर। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद खत्म कर सके। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, लेकिन जब फैसला ले लो उस पर डट जाओ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।
उम्मीद जिस शख्स ने सही मानों में बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं, तो उसको चाहिए कि राहत और आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया और आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया और आखिरत की भलाई से महरूम रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा, इज्जतदार चीज की कदर करो। जब अल्लाह ताला किसी कौम का रिज्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। यकीन, नज़्म ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद आकाशा यासीन एंड मोहम्मद इजाज़ बशीर। थैंक यू वेरी मच। और ज़बरदस्त बातें जा रही थी और हम बात कर रहे थे कि सिंगल एजेंडा ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की कि जो सिलेबस की आजकल चेंजिंग के बारे में बातचीत हो रही है और डिफरेंट स्कूल हमारे इस पूरे माशरे में हैं। और क्योंकि जो बच्चे हैं आज ये कल का हमारा मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर आज इनके साथ हम खेलेंगे, इनके मुस्तकबिल के साथ खेलेंगे, इट मीन कि हम अपने साथ खेल रहे हैं। क्योंकि हम आज इनको अच्छी तरह ट्रेन करेंगे, टीच करेंगे, इनको अच्छी तरह से तालीम देंगे तो कल इल्म की शमा ये रोशन करेंगे, उसकी जो समर होगा वो हम सब तक ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन अगर आज हम इनके साथ कुछ मजाक करेंगे, इनकी ज़िंदगी तबाह करेंगे, इट मीन कि हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हमारे साथ माहिर तालीम मौजूद हैं और स्कूल और कॉलेज की सदर भी हैं
और इनसे मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। हम बात कर रहे थे कि जो स्कूल में अगर निसाब तो एक होगा ही होगा, लेकिन कुछ हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के ऐसे टीचर्स हैं जिनको इतने फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो पॉलिटिकली बेस के ऊपर जिनके वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता कि कैसे पढ़ाना है, किस अंदाज से इससे अपने बच्चे को लेक्चर डिलीवर करना है, स्पेशली जब ऑनलाइन क्लासेस का दौर है तो उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो उनके लिए क्या होगा? कोई ख़ास गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेनिंग सेशन भी अपॉइंट किए कि नहीं किए? अच्छा, इस यकसा निसाब में गाइडलाइन दी गई है कि टीचर्स को इन खतूत पे आप ट्रेंड करें, और यकीनी तौर पे गवर्नमेंट के बहुत बड़े फंड्स होते हैं, ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए भी होते हैं। यहाँ इस्लामाबाद में भी टीचर्स की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज़ के मौजूद हैं, तो यकीनन ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। ट्रेनिंग से ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, हम देख रहे हैं बहुत अरसे से ट्रेनिंग्स हो रही हैं, लेकिन कुछ अरसे तक टीचर जो है वो चार्ज रहता है और अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करता है। अदरवाइज़ देखें, आपने जब इन टीचर्स के से मुख्तलिफ कंपेन्स करवानी होती हैं, इलेक्शंस की ड्यूटीज़ लगवानी होती हैं, पोलियो कंपेन, मरदमशुमारी, सारे काम आपने इन्हीं से करवाने होते हैं, तो और वो इस मुआशरे का ही हिस्सा होते हैं। तो फिर ये आप ऑक्सफोर्ड से भी लोग बुलवा के इनकी ट्रेनिंग्स करवा लें तो मुआशरे उसी में रहते हैं, लिहाजा ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती ट्रेनिंग। बहुत प्यारा आपने जवाब दिया। और लेकिन समहाउ ये देखा हमने कि जब यहाँ कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला था और काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, एक नई चीज़ आई। देखें, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से तो हमें बड़े तल्ख तजर्बात हुए। गवर्नमेंट ने पीटीवी का एक चैनल लाया और वो भी नाकाम हो गया, रोशन पाकिस्तान। जी बिल्कुल, वो भी नाकाम हुआ, लोग उससे मुस्तफ़ीद ना हो सके। उसके बाद आपके मुल्क में नेट के हवाले से बहुत संगीन मसाइल हैं और लोग फ़ायदा ना उठा सके। फिर मैं आपको बताऊं, प्राइमरी प्री प्राइमरी लेवल पे तो मुमकिन ही नहीं है। वो बच्चे जो क्लासेस में एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है और वो फ्रेंडली एजुकेशन होती है, घरों में वो बच्चे माओं के काबू में कहाँ आते हैं कि उनको आप ऑनलाइन पढ़ाएं और वो बैठ के इंटेंशनली पढ़ सकें। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा, जहाँ पे गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, और गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कुछ ऐसे एंड्रॉइड स्कूल्स में दे दिए जाएँ, मोबाइल फ़ोन या टैब्स बच्चों को दे दिए जाएँ या लैपटॉप दे दिए जाएँ, जिसमें सिर्फ वहाँ पे एक ही वहाँ पे सॉफ्टवेयर उसमें इन हो, जिसमें जस्ट अपने तालीम हासिल करें जो अपने स्कूल और कॉलेजेस के एतबार से। ये आपने बहुत अच्छी बात की और मैंने एजुकेशनिस्ट से ये मुतालबा बारहा सुना है कि हुकूमत जब और इतने अखराजात कर रही है तो हर वो बच्चा जो तालीमी इदारे में जाता है उसके लिए लैपटॉप का अरेंज करना चाहिए। चूँकि ऑनलाइन क्लासेस में एक बड़ी रुकावट ये भी है कि एंड्रॉयड मोबाइल या लैपटॉप हर घर में अवेलेबल नहीं है और अवेलेबल नहीं है। और इससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल कि देखें कि वेरी अनसर्टेन जो हमें एक स्ट्रेंज किस्म की सर्कमस्टांसेस हमने यहाँ पे सहे हैं कोविड-19 के दौरान, तो ऐसी सूरत हाल में जब हमें अल्लाह ना करे कुछ और भी अगर हमारे ऊपर ऐसी आफत आती है तो उसके लिए इंसान को मतलब खुद से इंसान को अच्छी तरह प्रिपेयर होना चाहिए ताकि इंसान जो उस सूरत हाल में उसके निपटने के लिए बेहतरीन तरीके से काम ले। आकाश, एक चीज़ मैं आपसे भी पूछूंगा कि क्या आपकी जो लोकेलिटी में जो स्कूल्स वहाँ पे पाए जाते हैं तो आजकल उनकी जो अटेंडेंस है आप और आपने देखा होगा जो स्कूल में बच्चे गोइंग हैं और क्या वो फुली जा रहे हैं या नहीं जा रहे? नहीं, बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ से डरते हैं। देखिए, अभी जो वैक्सीनेशन का अमल है वो सिर्फ बड़ों तक महदूद है, अदरवाइज़ जो बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। इस हवाले से जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ जो है ज़्यादा इफेक्ट करती है बच्चों को, तो वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं बच्चों को स्कूल भेजने से। यही बात है। और सर की तरफ आएंगे कि वैक्सीनेशन लेकिन ऑनलाइन सिस्टम से भी कोई फायदा नहीं हो रहा और यही जो पेरेंट्स हैं ना उनको स्कूल भेज रहे हैं, दूसरी बात ये कि ना उनको ऑनलाइन क्लासेस लेने दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि फिर यहाँ पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखें, दुनिया भर में जूनियर स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन नहीं लगाई जा रही और रिकमेंडेड है WHO की तरफ से कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आप वैक्सीन न लगवाएं। तो वालिदैन को भी क्लियर हो जाना चाहिए कि उन बच्चों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें वैक्सीन लगवाई जाए। जहाँ तक टीचर्स का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में मैक्सिमम टीचर्स, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 90% प्लस टीचर्स को वैक्सीन लगवा ली गई है। इवन हमने पाकिस्तान भर में प्राइवेट सेक्टर्स ने मुख्तलिफ जगहों पे गवर्नमेंट के ताउन से कैंपेन की, कैंप्स लगाए और टीचर्स को वैक्सीन करवाई, बल्कि हमने उस एरिया के वालिदैन को भी फैसिलिटेट किया।
तो इसलिए वालिदैन को बच्चों को स्कूलों में भेजना चाहिए, उनका टाइम बहुत ज़ाया हुआ। हमने ये जो देखा कि कोविड के बाद तकरीबन 15% बच्चे स्कूलों में वापस नहीं आए, और यकीनन उन वालिदैन के जहन में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कहीं बच्चा स्कूल जाए तो वो बीमार ना हो जाए, इश्यूज़ ना हो जाए। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स जारी भी की और देखा कि बच्चे महफूज रहे कोरोना से। अब देखें रूटीन में भी बच्चों को नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है, पहले भी होता चला आया है, तो इन चीज़ों से ज़्यादा खौफज़दा नहीं होना चाहिए। तालीम अहम है, और एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि दुनिया भर में कोरोना से ज़्यादा तालीम का हरज हुआ है और बच्चे पीछे गए। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, हमें ये बताइएगा कि जो बच्चा एक दिन स्कूल में नहीं जाता, उसकी तालीम का आपने अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बताइएगा, तालीम की मैदान में वो कितना गैप आ जाता है उसके दिन? देखें, मेरे ख्याल में एक दिन न जाने वाले बच्चे का तकरीबन 1 हफ्ते का नुकसान होता है। अब मैं उसकी एक एग्जांपल आपके सामने कोट करता हूँ कि एक टीचर ने बच्चे को मैथ्स की एक एक्सरसाइज नंबर 1 करवानी है, और वो एक्सरसाइज नंबर 1 अगली 4-5 एक्सरसाइजेज के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है अगली एक्सरसाइजेज में जो एक्सरसाइज 1 में जा रहा होता है। अब अगर बच्चे ने एक दिन आके वो एक्सरसाइज मिस कर दी, तो नेक्स्ट जो भी 4-5 एक्सरसाइजेज हैं उनमें बच्चों को बुनियादी चीज़ें समझ नहीं आनी। अच्छा, उस दिन बच्चे की जितनी भी ट्रेनिंग्स के हवाले से चीज़ें चलनी हैं, और उनकी प्रेयर्स होनी है, उनके सॉन्ग्स होने हैं, नेशनल सॉन्ग्स होने हैं, जो उसकी एक्टिविटीज़ होनी है, सब की सब में बच्चे ने पीछे रह जाना है। इसलिए कहा जाता है कि कोविड का जो 2 साल का टाइम पीरियड एजुकेशन का लॉस हुआ है, पूरी ज़िंदगी इसने कवर नहीं होना। बहुत खूबसूरत बात की। और एक और चीज़ मैं आपसे ये भी साथ साथ जानूंगा कि आजकल असेंबलीज वगैरह नहीं हो रही, जो मॉर्निंग असेंबलीज वगैरह थी, क्या इसका बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर, उनकी जो मॉरल जो उनको ग्रूमिंग हो रही होती है, एक होता है इंसान की फॉर्मल एजुकेशन और एक होता है इंसान की बिहेवियर एजुकेशन, इंसान की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो रही होती है, बहुत सी चीज़ें इंस्टीट्यूशन में जाकर बच्चा सीखता है, क्या इसका ज़िंदगी में कितना असर होता है? देखें, बदकिस्मती से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का अंसर भी खासा गालिब रहा, और काफ़ी अरसे से पहले भी बैन रही कि आप ओपन प्रोग्राम्स ना करें, बच्चों को प्ले ग्राउंड्स में ना लेके जाएं, और उससे चूँकि आपके सामने 2016 में गालिबान APS का वाक़या हुआ, तो उसके बाद ज़ेरे अताब रहे स्कूल्स और बच्चे। लेकिन अब दोबारा कोरोना की वजह से जब एक्टिविटीज़ बैन हुई, तो मैं आपको गोश गुजार करूं कि 50% बच्चों की तरबियत खेल के मैदान में को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बेस पे होती है, और 50% सिर्फ क्लासेस के अंदर होती है और पढ़ाई की वजह से होती है। अब अगर सिर्फ स्कूल्स में पढ़ाई होती तो वालिदैन घरों में एक टीचर हायर करके लिखना पढ़ना तो बच्चों को सिखा सकते थे, लेकिन स्कूल में भेजने का मकसद जो होता है बच्चे की पर्सनैलिटी की मल्टी डायमेंशनल ग्रूमिंग हो रही होती है स्कूल्स में, और सबसे ज़्यादा बच्चे एक दूसरे के साथ उठ बैठ के खेल के खा पी के सीख रहे होते हैं। तो वो जब आप बैन कर देंगे तो लामहला बच्चे की शख्सियत के खासे पहलू जो हैं वो हाईलाइट उजागर नहीं हो सकते, और उनकी ख्वाबीदा सलाहियत। फॉर्मल एजुकेशन में इंसान अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाता है, अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं, लेकिन जब इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, जो स्पीच इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि बच्चा वहाँ पे उसने लीडर भी बनना होता है, उसने वहाँ डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, उसने वहाँ पे आपके मोटिवेशन स्पीकर बनना होता है, लेक्चर बनना होता है, प्रोफेसर बनना होता है। तो क्या कहेंगे कि ये ऐसी स्किल्स कैसे डेवलप की जा सकती है? देखें, मैं तो हमेशा इन चीज़ों की को करिकुलर एक्टिविटीज़, हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का जिक्र करता हूँ और इनको अहमियत देता हूँ। जहाँ पे भी अखलाकी तरबियत नहीं की जाती वहाँ पे पढ़ी लिखी कौम भी जाहिल होती है। आप अक्सर देखते हैं हाईवे पे लोग गाड़ियाँ चला रहे होते हैं और उनकी लाइनें स्पेसिफिक हैं, लेकिन वो दूसरी लाइन में चल रहे होते हैं। मोटरसाइकिल वाले लड़के दूसरी तरफ जा रहे होते हैं और रॉन्ग साइड से गाड़ियां आ रही होती हैं। ये तालीम याफ्ता लोग भी ऐसे कर रहे होते हैं, सिर्फ जिसे हम ड्राइवर तबका कहते हैं वो नहीं होता, इसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं।
उसमें उनकी तरबियत का फुकदान है। अगर आप अपनी तालीम के साथ तरबियत का उनसर उतना ही इम्पोर्टेंट करार दें जितनी उसको तालीम है, तो यकीनन इस तरह के इश्यूज कम होना शुरू हो जाएंगे। लोग सिर्फ डरते हैं तो वो जुर्मानों से और कानून के सख्त नफाज से डरते हैं, लेकिन जो तालीम का बुनियादी तसव्वुर है वो ट्रेनिंग के ऊपर कंसिस्ट करता है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करनी चाहिए कि उन्हें अपने माशरे के यानी उनमें शहरियत के आदाब आ जाने चाहिए, सिविक सेंस उनमें इतनी आ जानी चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे इस तरह के काम का किसी और को नुकसान ना हो, तो तब जाके आप अच्छी कौम बनते हैं। और ऐसी कौमें मौजूद हैं, जैसे जापान की लोग एग्जांपल देते हैं कि जापान में झूठ का कोई तस्वर नहीं है। आपके मुल्क में भी नहायत अच्छे लोग पाए जाते हैं। लोग ये कहते हैं ना कि जी हम मस्जिद में भी जूतियां उठा के आगे ले जाते हैं कि कोई चोरी ना कर ले। मैं ये कहता हूं कि देखें, उसी मस्जिद में लोग अपने पैसों से पानी के लिए कूलर भी लगवा देते हैं। उस मस्जिद को लोगों ने खुद ही तामीर किया होता है। यानी एक तरफ हमारी मनफी सोच है तो साथ मुस्बत सोच वाले लोग भी मौजूद हैं। आप जा रहे होते हैं रोड्स के ऊपर, लोगों ने कूलर रखे हुए हैं कि लोग पानी पिएं, तो लोगों की पॉजिटिव इंटेंशंस भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी तरबियत करने की ज़रूरत है। और अगर हम अच्छी लाइनों पे अपनी आइंदा नस्लों की तरबियत करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है हम दुनिया की सबसे अच्छी कौम बन सकते हैं। और एक और चीज़ कि हमें इज़्ज़तदार और सच्चा और हाजी और नमाजी बनने का हमें और कहलाने का बहुत शौक़ होता है भाई, लेकिन अंदर से हम ऐसा होते नहीं हैं। हम ये अपने आप को प्रेडिक्ट कर रहे थे हम बहुत सच्चे हैं, लोग हमें कहे कि हम बहुत अच्छे हैं, लोग हमें कहें हम बहुत नेक आदमी हैं, लेकिन अंदर से हम ऐसा नहीं है। इससे बढ़ के और मुनाफिकत क्या हो सकती है मुफ्ती साहब? और एक और चीज़ मेरे दोस्त से वो हमें ये भी बता रहे थे कि पाकिस्तान में एक चीज़ का यहाँ पे ये फुकदान है कि जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जो हमें जो तालीम जो सिखाई जाती है, जो हमें एक चीज़ के उसके बारे में बताया जाता है, जब हम उसके रूल को वायलेट करने हम फ़ख्र महसूस करते हैं। हम ये कहते हैं कि यार खैर है, कोई बात नहीं। हालांकि ये उस वक्त किसी भी कौम की गिरावट की और ये उस आदमी की मतलब नेग्लिजेंसी की इंतहा हो रही होती है कि जब वो किसी ऐसे रूल को वो वहाँ पे ब्रेक कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे अगर इशारा है तो ये भाई इशारा अगर इट मीन जिस तरह वहाँ पे रेड सिग्नल लाते इट मीन कि यू हैव टू स्टे, आपने वहाँ पे रुकना चाहिए। लेकिन इससे आप एकदम से अगर वहाँ पे गुजर जाते हैं इट मीन कि आप किस चीज़ का सबूत दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आप पढ़े लिखे जहालत का सबूत दे रहे हैं और आपकी उस जहालत की वजह से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। और आप देखते हैं कि ये हमारे बच्चे जश्न आज़ादी के मौके पे वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, और इस दफ़ा वो जो एक बाजों का ट्रेंड चला तो ये चीज़ें उस वक्त जन्म लेती हैं जब ट्रेनिंग की कमी होती है। तो तरबियत अच्छी करना ज़रूरी है। मुल्क का हमारे बाबा का हम भी हैरान हुए थे होंगे अगर आज वो होते, किस कौम का मैंने आज़ादी दिला दी भाई। एनीवेज बहुत ज़बरदस्त बातें। और तालीम के मैदान में जब हम इसके बारे में बातचीत करते हैं तो तालीम हमें ये सिखाती है कि हर वो काम जो हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक तआला के हुदूद और क़यूद में रहते हुए जो हमें सिखाया गया है, क्योंकि तालीम हमें एक अच्छा इंसान ही नहीं बनाती बल्कि अच्छे इंसान के साथ साथ तो इंसान के महराज तक देखती है हमें। लेकिन जब हम महराज तो वो दूर की बात है, हम वो तमाम चीज़ें मानते हैं, हाँ सच बोलना है, वो चीज़ें मानते हैं कि दूसरों को तंग नहीं करना, मानते हैं कि हमें पासदारी रखनी है, हमें गुस्सा नहीं करना, दूसरों का अखलाक से पेश आना है, ये हमें ज़बानी याद होता है, अच्छे से मार्क्स भी लिए होते हैं ये ऐसा कुछ करने में, लेकिन जब प्रैक्टिकली बारी हम ज़ीरो होते हैं, क्या समझिए इसकी क्या लॉजिक है? देखें, इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम लोग बुनियादी तौर पे हमारे जो एक कौम के हवाले से तरबियत है उस तरह नहीं हो सकी। लूट मार को, लोगों के हकूक गज़ब करने को हम अपना हक समझते हैं, और हमारे यहाँ वो लोग जिनके पास सडनली पैसे आ गए, रातों रात अमीर हो गए, कानून शिकनी को वो अपना ख़ास तौर पे हक समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप कानून सब के लिए यकसा कर दें, अमीर गरीब के लिए एक ही कानून हो, सिफारिश का कल्चर ख़त्म हो जाए, तो ये सारी चीज़ें एहसन तरीके से कौम में सरायत कर जाएंगी। और इन तमाम हालात के बावजूद कम से कम मैं मायूस नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हम बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, चूँकि जिस
लेवल पे हमारी आबादी बढ़ रही है, लामाला हमारे यहाँ जराइम भी जन्म ले रहे हैं, लेकिन यूरोप के कई ममालिक से हमारी एवरेज क्राइम्स की आज भी कम है। हमारे यहाँ दूसरों की रिस्पेक्ट आज भी की जाती है, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट रवायती अंदाज में की जाती है। तो मायूसी वाली बात नहीं है, थोड़ा सा अपने गिरबानों में मजीद झांकने की जरूरत है। एक और चीज़ की, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो हमारे स्कूल में जो भी हमारे जामियात के बच्चे बच्चियाँ हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ माइनर परसेंटेज ही है कि वो मॉर्निंग में उठते तो हैं, लेकिन वो उनमें जो हमारा रिलीजन है, इस्लाम है, इसकी तरफ वो फोकस नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखें, सबसे अहम वजह जो है ना, बच्चों का देर से उठना या इस तरह के मसाइल, उनमें हमारा मोबाइल फ़ोन जो है इसका बड़ा बुनियादी किरदार, मोबाइल फोबिया इसको ख़त्म कर दिया कि इसका जो यूजेज है उसको डिफाइन कर देना चाहिए कि आप इस लेवल तक इसको यूज़ करें, इस लेवल से ना बढ़े। देखें, बिल्कुल सस्ते पैकेजेस आ गए, हर बंदा अफोर्ड कर लेता है, सारी रात बच्चे मोबाइल से। फिर कोरोना ने और जब हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को फैसिलिटेट कर दिया, तो अब वो जहाँ अपनी एजुकेशन इससे लेते हैं, वहाँ पे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में और दिलचस्प चीज़ों में और ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनकी नींद नहीं पूरी होती। बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं, रात को उठ रहे होते हैं, उनको ये भी नहीं आइडिया होता कि मीन्स कि हम रात को क्यों उठे हैं। वालिदैन सोच रहे हैं कि शायद कोई इसका ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। इसी तरह से तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें मोबाइल की भी हदूद क़यूद का तयन कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखें, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ तो मेरी औलाद अच्छी इंसान बनने से कासिर रहेगी। अगर मैं टीचर हूँ, खुद स्मोकिंग करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँगा बेटे स्मोकिंग नहीं करनी आपने, तो यकीनन मैं मुनाफकत कर रहा हूँ और मेरी ज़बान की तासीर वो नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें खुद पहले आइडियल लेना चाहिए। सर, और ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पढ़ा लिखा आदमी है, जब वो कोई गलती करता तो उसके दिल में और एक अंदर का जो इंसान उसका मलामत करता है, यार ठीक नहीं है। लेकिन जब वो फॉर एग्जांपल कि जब वो उसको सुधारना चाह रहा था, वो सुधर भी नहीं सकता। तो जो हमारे जो यहाँ पे यंगस्टर पढ़े लिखे हैं, कुछ चीज़ें वैसे कर रहे होते हैं कि अंदर से वो उनको जो इंसान जो इनर होता है ज़मीन, उसको मलामत करता है ये ठीक नहीं है। उससे बात कैसे रखा जाए अपने आप को? देखें, उसमें आपके इतने टीवी चैनल्स हैं और वेब चैनल्स हैं, बच्चे अब मोबाइल्स के साथ इन टच रहते हैं। तो हमारे जो टीचर्स हैं या मोटिवेशनल लेक्चरर हैं, उन लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि बच्चों को बताएं कि कौन सी चीज़ें में आपकी शख्सियत साजी हो रही है, कौन सी चीज़ों में आप में मनफी असरात और रुझानात जन्म ले रहे हैं, आगे जाके इनके क्या नुकसानात हैं। तो वालिदैन को भी अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इससे मजमूई तौर पे हम देखते हैं कि बेहतरी आ सकती है और वो बच्चे जो अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, जिनके टीचर्स अच्छे हैं, जो बाअमल टीचर्स हैं, वो बच्चों को अच्छा सिखाते हैं और बच्चे केयर भी करते हैं। आज भी जब टीचर्स हमारे सामने आते हैं, आकाश और हम अदब से खड़े हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त आज की कन्वर्सेशन, ज़बरदस्त मज़ा आ गया जनाब। और बहुत सी अपने बहुत शुक्रिया मलक इब्रार हुसैन साहब, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और बहुत कुछ हमने भी आपसे सीखा और ज़रूर जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने भी बहुत कुछ आपसे सीखा होगा। और यहाँ पर वक्त जो है हमारे प्रोग्राम का वो ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ ही आकाशा यासीन को, मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हमें एक ऐसी रियासत